हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे एंड बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं माय माफिया लवर का नेक्स्ट एपिसोड। उसके पहले जान लेते हैं हमारे प्रीवियस पार्ट रिव्यू के बारे में। तो यहाँ पर लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि जो हमारी आर्या होती है वो ईशान के कहने पर राधिका के पास आ जाती है और आर्या अपने फार्म हाउस के लिए निकल जाती है। आर्या सॉरी इधर राधिका को अभी तक होश नहीं आया था। डॉक्टर ने आर्या को बताया था कि अभी उसे होश आने में वक्त लगेगा। अब चलिए चलते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। आर्या कुछ देर तक ड्राइव करने के बाद अपनी फार्म हाउस पर पहुंच जाती है। वहां हर कोई सिर्फ उसी का वेट कर रहा था। आर्या के लोगों ने भी उसे उन सब के बारे में बता दिया था जहां पर उन गुंडों को बांध रखा था। आर्या का हर एक आदमी उसके गुस्से से हर तरह से वाकिफ था, पर आज भी वो बात अच्छे से जानते थे कि आज उन सब के साथ क्या होने वाला है। आर्या अंदर जाते हुए अपनी शर्ट के स्लीव्स फोल्ड करती है। वो अपने हाथ में एक स्टिक लेती है जिससे वो उस रूम में पहुंचती है। वहां उन गुंडों को देखकर उसके सामने वहां पर राधिका की तस्वीर जो उसके आंखों के सामने आने लगती है। आर्या सबसे पहले उस आदमी पर अटैक करती है जिसने राधिका को गलत तरीके से टच किया था। उसने उस आदमी के सर पर किसी चीज से इतनी जोरदार अटैक किया कि पहले ही बार में वो बंदा जमीन पर गिर जाता है। आर्या अपने आदमियों को उसे खोलने का इशारा करती है और उसका इशारा देखते ही उसके आदमी उन आदमियों को रिहा कर देते हैं। इधर जिस आदमी ने हमारी राधिका को टच किया था, आर्या उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुमने इसी हाथ से मेरी राधिका को छुआ था ना, लेकिन तूने उसे छूने की कोशिश भी कैसे की। तूने उसे नुकसान पहुंचाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए था कि वो कौन है। आर्या अपने हर वर्ड्स के साथ उस आदमी के हाथ को मरोड़ती जा रही थी जिससे वो आदमी दर्द में करहा रहा था। आर्या के गुस्से को देखकर उसकी आंखों में मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था और उसके साथ ही उसके बाकी जो भी साथी थे उन सब के भी डर से रोंगटे खड़े हो चुके थे। तूने राधिका को छूने की कोशिश की, तूने मेरी मेरी राधिका को छूने की कोशिश की, तूने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और उसे किडनैप करने की गलती की। और इसकी सजा तुम्हें बहुत ही महंगी पड़ेगी क्योंकि तुमने अब वो गलती की है जिसकी तुम्हें इतनी बड़ी सजा मिलेगी कि तुम्हारे पास पछतावे के लायक कुछ भी नहीं रहेगा। उसे छूने का हक सिर्फ आर्या को है और तुमने उसे बिना मेरी मर्जी के छूने की कोशिश की और तूने उसे इतनी गहरी चोट भी दी। और इतना कहते ही आर्या उसके हाथ को तोड़ देती है। उसे उसने राधिका को छुआ था। वो आदमी दर्द में चिल्ला रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन इस चीज का आर्या पर कोई असर नहीं हो रहा था। आर्या उसे बिना रुके बड़ी बेरहमी से मारती रही। वो वहां के सब लोगों को डरा रही थी। उसकी मारने की स्किल इतनी परफेक्ट थी कि वहां के सब लोग बस उसे लगातार देख रहे थे अपनी डरी हुई सहमी हुई नजरों से। आर्या ने उस आदमी के हाथ और पैर दोनों ही तोड़ दिए थे और उनके उंगलियों से उनके नाखून भी अलग कर दिए थे जिनसे उनके उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था और दर्द से बस वो अपनी लड़खड़ा रही आवाज से आर्या से माफी मांग रहा था। मैम प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैम ये गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। आर्या उसके पास बैठते हुए बोली, इन सब की लिए बहुत देर हो चुकी है और तू अब माफी के लायक नहीं है। आर्या उसे एक जोरदार पंच मारती है जिससे वो आदमी वहीं पर दम तोड़ देता है। उसकी पूरी बॉडी से खून बह रहा था। आर्या के कपड़ों पर भी खून के स्टेन लग चुके थे और उसके साथ ही उसके हाथों में भी। आर्या जैसे ही बाकी लोगों की तरफ देखती है, वो अपनी कांपती हुई आवाज में रोते हुए बोले, मैम प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमने बस एक ही बात मानी थी। प्लीज प्लीज मैम माफ कर दीजिए। हम आज के बाद कभी भी उनकी तरफ आंखों का उठाकर नहीं देखेंगे। आर्या हॉकी स्टिक उठाकर उनके पास घूमते हुए बोली। आर्या रघुवंशी की डिक्शनरी में माफी वर्ड है ही नहीं। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुमने मेरी राधिका को दर्द दिया तो मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगी? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है और तुम यहाँ से अब बाहर नहीं जा सकते। इतना कहकर वो उन सबको एक एक करके मारने लगती है। उन सब की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। वो लगभग मरने की कगार पर थे।
आर्या के लोग भी अब उससे डरे हुए नजरों से देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले आर्या को इतनी बेरहमी से किसी को मारते हुए नहीं देखा था। ये पहली बार था। लेकिन जिस तरह से आर्या आज लोगों को मार रही थी, उन सबके लिए पहली बार था। आर्या कमरे से बाहर चली जाती है और वो केशव से कहती है, वो ठाकुर कहाँ है? केशव उसे एक रूम की तरफ इशारा करता है। आर्या तुरंत उस रूम की तरफ एंटर जाती है। वहां महेंद्र ठाकुर को एक चेयर पर बांध रखा था। महेंद्र ठाकुर खुद भी बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वो आर्या को पहले से ही जानता था। और अब जब उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी, तो वो भी अब घबरा रहा था। उसने उन लोगों की दर्द की आवाज सुनी थी। आर्या उसके कमरे में आई और वो चेयर पर बैठते हुए बोली, तो महेंद्र ठाकुर, तुमने बदला लेने के लिए मेरी राधिका को दर्द पहुंचाया, चोट पहुंचाई। महेंद्र ठाकुर लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारे सामने कभी भी नहीं आऊंगा और मैं इस शहर से बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं इस देश को छोड़ दूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं राधिका मैम को अब कभी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगा और ना ही सोचूंगा। प्लीज बस एक बार मुझे यहाँ से जाने दो। आर्या अपनी गन को साफ करते हुए बोली, अगर तू मुझसे बदला लेता तो शायद मैं तुझे छोड़ने के बारे में, तुझे माफ करने के बारे में सोच सकती थी, लेकिन इस बार तूने उन सब से दूर मेरी राधिका को नुकसान पहुंचा दिया, जो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो इस वक्त तुम्हें माफी मिलना तो बहुत मुश्किल है। तुम मुझसे माफी की उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? नहीं, मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करती जिसने मेरी जान, मेरी राधिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तुमने मेरी राधिका का सहारा लेकर मुझे ब्लैकमेल करना चाहा कि तुम मेरी कंपनी को बैंकरप्ट करोगे, तो ये बहुत दूर की बात है। आर्या हमारी सारी चीजें जान चुकी थी कि महेंद्र ठाकुर की क्या इंटेंशन थी। तभी महेंद्र ठाकुर लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे छोड़ दो। मैं अपनी फैमिली के साथ इस देश को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। प्लीज मेरी फैमिली को मेरी जरूरत है। आर्या ठाकुर की बात को इग्नोर करते हुए उस पर गन पॉइंट करती है, लेकिन इससे पहले कि वो शूट करती तभी उसका फोन बजने लगा और आर्या उस कॉल को देखने के लिए वहां से चली गई। उसने कॉल पिक करके कहा, राधिका ठीक है ना? इधर से जो आवाज थी वो थी राधिका की, कि राधिका को होश आ गया है, लेकिन वो बहुत पैनिक कर रही है। और मैं डॉक्टर, या जो डॉक्टर होता है वो कहता है, मैं उनसे शांत करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर वो शांत नहीं हो रही, वो बहुत ज्यादा पैनिक कर रही है। पर तुम जल्दी यहाँ पर आ जाओ ताकि तुम उसे शांत कर सको। ये सुनकर आर्या तुरंत कॉल को कट कर देती है और अपनी गन को वापस अपनी पॉकेट में रखते हुए बोली, तुम्हारे पास कल का समय है और कभी मेरी नज़रों के सामने मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा माफ नहीं करूंगी। इतना कहकर आर्या तुरंत अपने कपड़े चेंज करती है और वो केशव को ऑर्डर देते हुए बोली, इसे छोड़ दो और बाकी लोगों को ठिकाने लगा दो और उन सबकी फैमिलीज का ख्याल रखना। उनको जो भी ज़रूरत हो वो सब पूरी करना। उन सबको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो जिंदा है उसे छोड़ दो, लेकिन सिर्फ उसी को जिसकी कोई फैमिली हो। और इतना कहकर हमारी आर्या वहां से निकल जाती है अपने मेंशन के लिए। वो जैसे ही मेंशन में एंटर करती है, वो तुरंत भागते हुए राधिका के पास जाती है। जैसे ही उसकी नजर राधिका पर पड़ती है, उसके कदम दरवाजे पर ही रुक जाते हैं, क्योंकि राधिका काफी डरी हुई थी। वो अपने पास किसी को भी आने नहीं दे रही थी। वो लगातार रोए जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसकी आंखें भी अब लाल हो चुकी थी। आर्या को देखते ही सारे डॉक्टर तुरंत रूम से बाहर चले जाते हैं और ईशान भी आर्या की तरफ इशारा करके बाहर चला जाता है। आर्या धीरे से राधिका के करीब जाते हुए उसके पास बैठती बोली, राधिका। राधिका ने जैसे ही आर्या की आवाज सुनी, वो अपनी नजर उठाकर अपने सामने बैठी आर्या को देखती है और बिना देरी किए वो उसके गले लग जाती है। आर्या भी उसकी बाहों आर्या भी उसे अपनी बाहों में भर लेती है। राधिका लगातार अब रोई जा रही थी। आर्या का एक हाथ उसकी कमर पर था और एक हाथ उसके सर पर। उसके सर से वो उसको संभाल रही थी। राधिका शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हारे पास हूं ना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। प्लीज प्लीज पैनिक मत करो। इसी तरह राधिका को शांत कराने की कोशिश कर रही थी आर्या। राधिका खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। वो बस एक ही बात बोल रही थी, मुझे मुझे उसने छुआ, उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। आर्या उसके फेस को अपने दोनों हाथों में होल्ड कर दिया। "श्श, चुप, मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैंने उन लोगों को सजा दे दी है,
कोई तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, प्लीज शांत हो जाओ। लेकिन राधिका जैसे आर्या की किसी भी बात को सुन नहीं रही थी, वो बस रोते हुए बोली, एक ही रट लगा रही थी। आर्या आर्या ने जब ये देखा तो उसने एक गहरी सांस ली और अपने होठों को राधिका के कांपते हुए होठों पर रख दिए। राधिका के हाथों की पकड़ आर्या की शर्ट पर काफी ज्यादा कस गई थी। राधिका अपनी जगह पर फ्रीज हो गई, लेकिन उसने आर्या को अपने आप से दूर नहीं किया। किस करने के बाद आर्या राधिका को हक कर लेती है और कुछ देर बाद राधिका बिल्कुल शांत हो जाती है। थोड़ी देर बाद ये दोनों इसी पोजीशन में सो जाते हैं। मॉर्निंग का टाइम होता है। राधिका की जैसे ही आंखें खुलती हैं, उसकी नजर आर्या पर पड़ती है। आर्या अभी तक सो रही थी। आर्या सोते हुए काफी ज्यादा क्यूट और मासूम लग रही थी। राधिका आर्या को देखे जा रही थी, तभी उसको रात की चीजें याद आती हैं, जिससे वो अपनी नजरें तुरंत घुमा लेती है। वो बाथरूम जाने के लिए बेड से उठने की कोशिश करती है, लेकिन पैर में चोट लगने की वजह से वो उठ नहीं पाती। वो दोबारा फिर उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी आर्या उसे अपनी बाहों में होल्ड कर लेती है। जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें चलने की कोई जरूरत नहीं है। राधिका आर्या को हैरानी से घूर रही थी। लेकिन आर्या ने जैसे ही नोटिस किया कि वो बाथरूम की तरफ जाते हुए बोली, इसमें इतना हैरान होने की क्या जरूरत है? मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि तुम मेरी पार्टनर हो, ना कि कोई और जैसे ही राधिका को बाथरूम में ले जाकर आराम से बिठाती है और राधिका के बालों को खोलकर बड़े ही प्यार से उसके बालों को धोने लगती है। आर्या आराम से अपना काम कर रही थी और राधिका बस कंटिन्यूअसली उसे निहार रही थी। वो अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आर्या उसका इतना ख्याल करेगी और आर्या उसे लेकर इतनी ज्यादा पजेसिव होगी। आर्या राधिका के बालों को साफ करके दूसरी तरफ चेहरा करके खड़ी थी। तुम जल्दी से शावर लो। राधिका ने जैसे ही ये सुना, वो हैरानी से आर्या की तरफ देखने लगी। लेकिन पहले अब बाहर तो जाओ, तभी तुम्हें शावर लूंगी। राधिका ने आर्या की तरफ देखते हुए कहा। आर्या ये सुनकर राधिका की तरफ घूमी। मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती, और वैसे भी मैंने फेस तो दूसरी साइड कर लिया और तुम आराम से शावर ले सकते हो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखूंगी। मैं चीटिंग नहीं करूंगी। यह सुनकर राधिका आर्या को मुंह बनाकर देखे जा रही थी। आर्या ने जैसे ही ये नोटिस किया, ओके समझ गई मैं, तुम मेरे सामने शावर नहीं ले सकती, लेकिन मैं तो अकेले भी तुम्हें नहीं छोड़ सकती ना। इसलिए अब तुम आराम से शावर लो, और हाँ, जब तुम शावर ले लेना मुझे आवाज़ लगा देना, मैं आकर हेल्प कर दूंगी, ओके। तभी जो हमारी राधिका होती है वो कुछ नहीं कहती। फिर हमारी आर्या उसे शरारती लहजे में कहती है, ठीक है, तुम जब भी कोई ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। जो हमारी आर्या होती है वो कुछ नहीं कहती, वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में राधिका शावर लेती है। थोड़ी देर में राधिका शावर ले लेती है। आर्या भी अपने रूम में वापस चली जाती है। वो दूसरा वॉशरूम यूज़ करके शावर ले लेती है। शावर लेने के बाद आर्या अपने रूम में आती है। वो देखती है कि राधिका किसी सहारे से वापस बेड पर आकर बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद ये दोनों फ्रेश होते हैं, रेडी होकर आर्या अब स्टडी रूम में चली जाती है। स्टडी रूम में जाने के बाद आर्या ईशान को कॉल करती है और पहले ही रिंग में ईशान भी कॉल पिक कर लेता है। घर से ही काम ईशान, मैं कुछ दिन अभी घर से ही काम करने वाली हूँ, तो ऑफिस का जो भी काम है तुम बिल्कुल संभाल लेना, और जब तक राधिका की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तुम सारी अरेंजमेंट्स इधर घर में ही कर देना। ईशान भी ओके बोल कर कहता है, हाँ ठीक है, मैं सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगा, और जब तक राधिका की तबीयत ठीक नहीं होती तुम वहीं से काम कर लो। और हाँ, वैसे भी तुम्हें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ईशान की बात पूरी होने के बाद हमारी आर्या कहती है, मुझे हमारी राधिका के लिए एक ऐसा बॉडीगार्ड चाहिए जिसकी नज़रें बिल्कुल चील की तरह तेज हो और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, इंटेलिजेंट हो, कोई भी उसे हार्म ना कर पाए। मुझे ऐसा एक बॉडीगार्ड चाहिए। तभी जो हमारा ईशान होता है वो हंसते हुए बोलता है, जब राधिका के पास तुम हो तो उसे किसी बॉडीगार्ड की क्या ज़रूरत है, क्योंकि तुम खुद ही किसी को उसके पास तक नहीं पहुंचने दोगी। तुम फिक्र मत करो, मैं और केशव सारी चीज़ें हैंडल कर लेंगे, और तुम्हें एक बॉडीगार्ड भी जल्दी मिल जाएगा, तुम बस राधिका के साथ रहो। तभी रमा जी आर्या को आवाज़ लगाती हैं और आर्या कॉल कट कर देती है। वो देखती है कि आर्या
आज हमारी राधिका ने एक सिंपल सा प्लाजो और सूट पहना हुआ था, जिसमें वो काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। अरे बस एक बार अपनी निगाहों को उठाकर बेड पर बैठी हमारी राधिका को देख रही थी। रमा जी, आप हम दोनों के लिए नाश्ता ही ले आओ, और राधिका का जो भी नाश्ता है मैंने वो बोला था आप वही लेकर आना। रमा जी उन दोनों के लिए नाश्ता लेने के लिए चले जाते हैं। आर्या राधिका की तरफ नजरें घुमाकर कहती है, और हाँ राधिका, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें सारी चीजें यहीं लाकर दे दूंगी। और तुम्हें खुद ज्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश नहीं करनी है, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आर्या की तरफ राधिका देखते हुए कहते हैं, आपको नहीं लगता कि आप ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो रही हैं? आपको शायद ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्या कहती है, मैं आपके लिए ओवर प्रोटेक्टेड से ज्यादा ओवर भी हो सकती हूँ, तो आप इस बारे में ज्यादा मत सोचो। राधिका बस उसे देख रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो बस इस बात से बिल्कुल भी नहीं जीत सकती, और ना ही हमारी आर्या से। लेकिन अब मेरा पूरा दिन कभी इधर जाने को हुआ और कभी उधर जाने को हुआ, तो क्या आप मुझे यहाँ से वहाँ नहीं जाने देंगे? तो क्या आप बार बार मेरे लिए यहाँ से वहाँ आएंगे जाएंगे? अपना बिजनेस छोड़कर आपके पास इतना टाइम है काम के सिवाय मेरे लिए? फिलहाल तो मेरे पास आपसे ज़्यादा ज़रूरी कोई नहीं है, इसलिए आपको कहीं भी जाना हो, कितनी भी बार जाना हो, बस एक बार मुझे कह देना। और आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं परेशान हो जाऊंगी। बाकी काम बाद में, लेकिन आप सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अब बताइए आपको कहाँ जाना है? ये सुनते ही राधिका के दिल में एक अजीब सी फीलिंग्स का एहसास हुआ। उन दोनों के लिए रमा जी नाश्ता लेकर आ जाती हैं। राधिका के लिए अलग हेल्दी खाना बना हुआ था, जिसे देखकर राधिका मुंह बना लेती है। अब क्या मुझे ये बिना स्वाद का खाना खाना पड़ेगा? अरे मैं सच कह रही हूँ, मैं इतनी ज्यादा बीमार थोड़ी ना हूँ कि मुझे ये सब खाना पड़े। राधिका को इस तरह रिएक्ट करते हुए देखकर आर्य के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, लेकिन वो उसे छुपाते हुए सीरियस टोन में बोली, जी हाँ, अब आपको बिल्कुल ठीक हो जाने तक यही सब खाना पड़ेगा। और इतना कहकर आर्या उसे खाना खिलाने लगती है, और राधिका जबरदस्ती उसे मुंह बनाकर खा रही थी। खाना खिलाने के बाद आर्या उसे दवाई देती है और उसके पैर के पास दोबारा से बैठकर उसकी पट्टी बांध देती है। और राधिका की नजर आर्या से एक पल के लिए भी नहीं हटी थी। उसे आर्या को इस तरह से देखकर एक अजीब सा एहसास महसूस हो रहा था। आर्या को देखते हुए वो अपने मन में बोली, जितनी केयर ये मेरी कर रही है उतनी केयर तो आज तक किसी ने मेरी नहीं की, लेकिन आखिर ये सब कर क्यों रही है? ये तो मुझसे नफरत करती थी ना, तो फिर आखिर इन्हें इतना बदलाव कैसे? और मैं अपनी नज़र क्यों नहीं हटा पा रही इनके ऊपर से? क्यों मुझे इन्हें देखकर एक अजीब सी फीलिंग्स महसूस होती हैं? ये सब ऐसे ही क्यूट क्यूट से मोमेंट्स स्पेंड कर रहे थे। दिन का टाइम था, आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। हवाएं ठंडी चल रही थी और हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। आर्या बालकनी में बैठी हुई लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी और फोन पर किसी से बात कर रही थी। वहीं राधिका पास वाली चेयर पर बैठी हुई एक किताब पढ़ रही थी। तभी आर्या अपनी लैपटॉप में देखते हुए राधिका से बोली, तुम पिछले दिनों किसी लड़की से मिल रही थी ना? पहले तो उसे कभी नहीं देखा, और ना ही कभी तुमने उसके बारे में मुझे कुछ बताया था। तो तुम उस दिन किस लड़के से मिलने गई थी? राधिका का आर्या का सवाल सुनकर राधिका शॉक्ड हो गई, लेकिन वो अपने एक्सप्रेशन को छुपाते हुए अपने हाथों में वापस हाथ बांधते हुए बोली, ये मेरा पर्सनल मैटर है और आप इन सब से दूर रहो तभी अच्छा है। आर्या उसे अपनी छोटी छोटी आंखें करके देखने लगी। तभी वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और राधिका के पास बढ़ती हुई और अपने दोनों हाथों को राधिका के चेहरे के पास रखकर उसके चेहरे को देखते हुए बोली, अच्छा, पर्सनल मैटर, जरा मुझे भी तो बताओ। ऐसा कौन सा पर्सनल मैटर है जो मुझे नहीं पता? आर्या को इतना करीब देखकर आर्या की सांसें राधिका की सांसें बढ़ने लगी थी। आप मेरे इतने पास क्यों आ रही हैं? आप दूर रहकर भी तो मुझसे सवाल कर सकते हैं ना। और वो मेरी दोस्त है। आर्या बोली, अच्छा, दोस्त है या फिर कुछ और? अगर दोस्त है तो ये बात तुम मुझे आराम से बता सकती थी ना। ये कहते हुए आर्या राधिका की नाक पर पिंच करते हुए उससे दूर हो जाती है। राधिका उसे हैरानी से देख रही थी और अपने मन में बोली, क्या मुझे इनको सच में ईशा के बारे में बताना चाहिए? नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकती क्योंकि मुझे ईशा ने मना किया है। आर्या राधिका को अपने ख्यालों में खोई हुई देखकर उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोली, कहाँ खो गई राधिका? अपने ख्याल से बाहर आओ और मुझे बताओ। राधिका अपने ख्याल से बाहर आती है और कहती है, नहीं नहीं, कहीं नहीं।
आर्या अपने लैपटॉप को उठाकर सीधा स्टडी रूम में चली जाती है। राधिका एक गहरी सांस लेती है और कहती है, थैंक गॉड ये चली गई। राधिका टाइम देखकर रूम से बाहर चली जाती है और वो किचन में चली जाती है। तभी वहाँ के स्टाफ लेडी को काम कर रही थी। वो राधिका स्टाफ में एक लेडी काम कर रही थी। वो राधिका से बोली, मैम आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए था क्या? आपकी तो तबीयत खराब है ना? राधिका बोली, नहीं तबीयत मेरी इतनी भी नहीं खराब थी, मैं बैठे बैठे बोर हो रही थी तो सोचा क्यों ना कुछ कर लूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी रमा जी बोली, मैम आपको रेस्ट करना चाहिए, मैम ने आपको कहीं भी जाने से मना किया है। राधिका बोली, रमा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कहकर वो किचन में काम करने लगती है। वो आटे का कंटेनर उठाने लगती है। उसके हाथ कंटेनर नहीं पहुंच रहा था क्योंकि उसकी हाइट छोटी थी। तभी उसने अपने पीछे किसी के होने का एहसास महसूस किया, जिससे वो एकदम पीछे होने लगती है और उसका पैर स्लिप होता है। वो नीचे गिरने ही वाली थी, इसके साथ ही एक आटे का कंटेनर भी उसके ऊपर गिर जाता है। वो दोनों पूरे तरीके से आटे में रंग चुके थे। तभी वहाँ ईशान आ जाता है। वो ये सब देख कर जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे आर्या और ज्यादा चिढ़ जाती है। वो जैसे ही उठने की ट्राई करती है लेकिन उसका पैर फिर से स्लिप हो जाता है और वो गिर जाती है। आर्या जल्दी से राधिका को उठाती है, तुम ठीक हो ना? राधिका अपना सिर हाँ में हिलाती है और आर्या रूम में चली जाती है। ईशान राधिका के पास जाकर हंसते हुए बोला, पूरी भूत लग रही हो राधिका। उसे मुंह बनाकर देखते हुए राधिका बोली, ये ईशान अपनी हंसी रोकते हुए बोला, जब तुम्हें चोट लगी थी ना तो नीचे क्यों आई? पर तुम आराम कर सकती थी अपने रूम में। ईशान की बात सुनकर राधिका बोली, पूरे दिन से यार मैं आराम ही तो कर रही हूँ, पर मुझे वो खड़ूस तुम्हारी बॉस कितना परेशान करती है, मुझे कुछ करने ही नहीं दे रही। राधिका मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। तभी ईशान के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो घर पर ही एक मूवी प्लान करती है, सॉरी करता है। वो हॉल में मूवी की सारी प्रिपरेशन कर लेता है। आर्या शावर लेकर रूम में आती है। वो काम कर रही थी। तभी ईशान आर्या के पास आते ही बोला, बहुत दिन हो गए यार कोई मूवी नहीं देखी, क्यों ना आज हम कोई मूवी देखें, इससे राधिका का भी मूड अच्छा हो जाएगा। लेकिन आर्या ईशान को मना कर देती है, नहीं मुझे बहुत काम है। आर्या जिद करते हुए बोली, सॉरी ईशान जिद करते हुए बोला, चल ना यार, मेरे लिए ना सही अपनी राधिका के लिए ही देख ले।